Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Uh, आशा करती हूँ कि आपने पिछला वाला जो भी सेशन था उसको देखा होगा. So let's continue with the today's current affair. पहली जो न्यूज जुड़ी है वो जुड़ी है चीतास के साथ में. क्या हो रहा है रिसेंटली कि कूनो नेशनल पार्क से जो चीताज हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. तो आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट चीता जिसे लॉन्च किया गया था हमारे भारत में ईयर 2022 में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें ये किया गया था कि 8 चीतों को नामीबिया से लेके आया गया था और 12 चीतास को साउथ अफ्रीका से लेके आया गया था. और जब इन्हें लेके आया गया था तो इन्हें कूनो नेशनल पार्क यानी कि मध्य प्रदेश में छोड़ा गया था. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी है, इन्होंने कहा है कि हम चीतास को रिलोकेट करेंगे. मतलब केवल कूनो नेशनल पार्क में नहीं रखेंगे इन चीतों को, इन्हें गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी फिलहाल के लिए शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इनकी पॉपुलेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाए. साथ ही इंडिया में चीता की पॉपुलेशन 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है. इसी वजह से इनके वापस से इन्हें रीइंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जा रहा है, दूसरी-दूसरी कंट्रीज़ से इन्हें यहाँ पर लेके आया जा रहा है. और आप सभी को ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे चीताज़ हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाने की वजह से उनकी डेथ भी हो गई है, राइट? बट स्टिल इनके पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये स्टेप लिया गया है कि इन्हें कूनो से उठा करके गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीलोकेट करने की कोशिश की जा रही है जस्ट बिकॉज़ कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए. और क्या किया गया है? आईयूसीएन की लिस्ट में अगर आप चीताज़ को देखोगे तो ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं. साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में शेड्यूल सेकंड में इन्हें रखा गया है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था. चीता की जो लाइफ स्पैन है, मतलब कितने टाइम ये जिंदा रहते हैं, तो 10 टू 12 ईयर इनका इनका लाइफ स्पैन होता है. कूनो नेशनल पार्क को कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, तो वो ईयर है 2018. और गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, तो वो ईयर है 1974. और क्या हुआ है? अभी कल ही की ये बात है कि प्रभास और पावक, ये दो चीते जिन्हें कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. मतलब ये जो दो चीते हैं इन्हें कूनो से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट भी कर दिया गया है कल की डेट में, राइट? तो ये दोनों अगर न्यूज़ में आता है, मतलब न्यूज़ में तो आ ही चुका है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रभास और पावक ये हैं क्या? तो ये चीतों के नाम हैं, राइट? इन्हें रिलोकेट किया गया है, तो याद रहेगा. एक और इसी से मिलती-जुलती न्यूज़ है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. हुआ क्या है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बीच में. और ये बोला गया है कि अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि शॉर्टकट में आईबीसीए आप लिखते हो, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में सेटअप किया जाएगा. अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग पे चलते हैं. ये बात है 29 ऑफ जुलाई 2010 की, जब सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था. उस कॉन्फ्रेंस के बाद 29 ऑफ जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया था कि हम इस दिन को किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट? और जब टाइगर डे के 50 साल पूरे हुए, तो लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ये प्रपोजल था इंडिया का. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंडर में टोटल 7 स्पीशीज को रखा गया: प्यूमा, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, चीता, टाइगर और लायन को. इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका से लॉन्च किया गया था. किसके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. ठीक है, ये तो इसकी डिटेलिंग हो गई. और अब क्या डिसाइड किया गया है? अब ये डिसाइड किया गया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के हेडक्वार्टर को भी इंडिया में ही बनाया जाएगा. ठीक है, अब ये एग्रीमेंट डन हो चुका है. 17 ऑफ अप्रैल को ये बात कही गई है. ठीक है, साइन भी हो चुका है. तो याद रहेगा, जितनी डिटेलिंग्स थी दोनों ही न्यूज़ेस से, वो दोनों मैंने बता दी आपको. तो कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में भी जान लेते हैं लगे हाथ. काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में लोकेटेड है, जो कि फेमस है फॉर वन हॉर्न राइनोस. बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. रणथंबोर राजस्थान में. कान्हा नेशनल पार्क एमपी में. पेरियार केरला में. जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में. इसका नया नाम अब हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क. गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, ये गुजरात में लोकेटेड है. साथ ही सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, राइट?
बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कहता है किसके बारे में? कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग इंडस्ट्रीज। रिसेंटली हुआ क्या है, भारत के साथ 62 कंट्रीज ने मिल करके ये डिसाइड किया है कि ये लोग शिपिंग इंडस्ट्री में ग्लोबली कार्बन टैक्स इम्पोज करने वाले हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है। दैट्स वाई इसे नाम दिया गया है फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग। ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री पे किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया? तो डब्ल्यूएमओ के द्वारा, जो कि है वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब कार्बन टैक्स क्या होता है? कार्बन टैक्स का ये मतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स इन सब के यूज की वजह से, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, इन सब की यूज की वजह से क्या एमिट होता है? ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। तो जो भी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करेगी, उन पे कार्बन टैक्स को इम्पोज किया जाएगा। और अगर आप पूरा डेटा देखोगे ना, तो शिपिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है ग्रीन हाउस के एमिशन में। अब इन्होंने अगर कार्बन टैक्स लगाया है, तो आप सोचो, अगर ये ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे तो इनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगेंगे, डेफिनेट सी बात है कि इन्हें लॉस होगा। उसके चलते इन्हें कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा, साथ ही में इन्हें सस्टेनेबल वे में चीजों को ले जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कार्बन का एमिशन कम होगा, राइट? इसी वजह से ये स्टेप उठाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी इंडस्ट्री में पहली बार ग्लोबल लेवल पे कार्बन टैक्स लगाया गया है। इंडिया ने भी इसमें हामी भरी है, यस, इंक्लूडिंग 62 अदर कंट्रीज, राइट? और डब्ल्यूएमओ, याद रखना, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये अडॉप्ट किया है। अब जो कार्बन टैक्स लगेगा यहाँ पर, वो काफी टाइप के लगेंगे। मेजरली दो आपको जानने हैं, एक तो एमिशन टैक्स, एक तो एनर्जी टैक्स। ये दो टाइप के कार्बन टैक्स यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री पे इम्पोज किए जाएंगे। और अभी तक अगर इंडिया की बात की जाए, तो किसी भी तरीके का फॉर्मल लेवल पे कार्बन टैक्स करेंटली इम्पोज नहीं किया जाता है शिपिंग इंडस्ट्री में, लेकिन अब किया जाएगा, राइट? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, तो ये यूएन बेस्ड एक स्पेशल एजेंसी है, जिसे बनाया गया था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट लोकेटेड है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। कार्बन टैक्स इसीलिए इम्पोज किया गया है ताकि हम सेफ्टी, सिक्योर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को हम ज्यादा प्रमोट कर सके, और एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर सके, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कार्बन टैक्स वाला पॉइंट। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है हडसन रिवर के साथ। हालांकि ये न्यूज काफी पुरानी है, बट स्टिल हमें डिस्कशन करना पड़ेगा क्योंकि हडसन नदी यहाँ पे न्यूज में आई है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था अभी हाल ही में जर्सी सिटी में, मतलब बेसिकली न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में। ये जो हेलीकॉप्टर था, ये क्रैश हो गया था। क्रैश होकर के कहाँ पर गिरा था? हडसन नदी में गिरा था। हडसन नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क नाम की सिटी, यूएसए की, ये लोकेटेड है हडसन नदी के ही किनारे। नाउ मैप में अगर आप देखो, तो हियर इट्स हडसन रिवर। यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी आपको दिख रहा है, ये हडसन नदी यहाँ से जाती हुई दिख रही है। तो जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, वो इसी हडसन नदी में जाके गिरा था। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से हमें ज़रूरी है इसके बारे में जानना। हडसन नदी की टोटल अगर लेंथ की आप बात करो, तो 507 किलोमीटर है। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम लेक टियर ऑफ क्लाउड से। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक मोहावक रिवर, क्रोटॉन रिवर, एसोपस रिवर। ये इसकी छोटी और मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। क्यों क्रैश किया हेलीकॉप्टर? इस वजह से क्रैश किया क्योंकि वहां पे वेदर में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी, टर्बुलेंस वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से क्रैश हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई सारे बेल 206 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं हडसन नदी में, राइट? तो आपको याद होना चाहिए कि हडसन नदी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही न्यूयॉर्क नाम की सिटी, जो कि काफी फेमस सिटी है यूएसए की, दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर, राइट? कुछ मेजर रिवर अगर यूएसए की आप बात करो, तो मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया, रियो ग्रांडे रिवर, जो कि यूएसए और मेक्सिको के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर भी क्रिएट करता है। और हडसन नदी, जिसके किनारे कौन लोकेटेड है? न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड है। Now next news is related to a declaration, that is हरारे डिक्लेरेशन। हुआ क्या है, एक क्लाइमेट हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस यानी कि CHAC को ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये 2024 का एडिशन है। इसे फाइनली कंक्लूड कर लिया गया है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। जिम्बाब्वे आप सभी को पता होगा, जो कि क्रिकेट लवर हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि जिम्बाब्वे की टीम
कितना अच्छा खेलती है क्रिकेट, है ना? तो ज़िम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है हरारे। वहीं पर इस कॉन्फ्रेंस जो कि कॉन्फ्रेंस का नाम है द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, इसे कंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे क्या-क्या बातें की गई हैं? यहाँ पे ये बातें की गई हैं कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, हम उसे एड्रेस करेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो हम उसे डील करेंगे। क्लाइमेट रेज़िलियंस बिहेव करेंगे, ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी। रिसर्च को स्ट्रेंथन अप करेंगे, सर्विलांस को स्ट्रेंथन अप करेंगे और कम्युनिटी जो भी हैं, अफ्रीका की कम्युनिटीज़ उन्हें एंगेज करेंगे ताकि मिल-जुल करके हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्सिबल बिहेव शो कर सकें, ठीक है? तो आपको याद क्या रखना है यहाँ से कि ज़िम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे एंड ज़िम्बाब्वे इज़ अफ्रीकन कंट्री। राइट? और किस बात को लेकर के यहाँ पे बैठक हुई है? तो वो बैठक हुई है हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, राइट? कुछ और डिक्लेरेशंस की बात कर लेते हैं लाइक कोलंबो डिक्लेरेशन। कोलंबो डिक्लेरेशन में क्या बात हुई थी? यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई थी। बीजिंग डिक्लेरेशन जो कि चाइना में हुआ था, यहाँ पर वुमेन के राइट्स और जेंडर इक्वालिटी को फोकस करने पे बात करी गई थी 1995 में। पेरिस एग्रीमेंट जो कि फ्रांस में हुआ था, यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर जो कि राइज हो रहा है, उसे कम करने पे फोकस किया गया था। फोर्थ वन इज़ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जहाँ पर एनवायरनमेंट को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पे बात की गई थी 1972 में। लंदन डिक्लेरेशन जहाँ पर हमने बात की थी कि किस तरीके से हम लोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़ को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं और ये डिक्लेरेशन हुआ था 2012 में लंदन में, व्हिच इज़ लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम, राइट? नाउ नेक्स्ट व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिसेंटली क्या हुआ है सीआरपीएफ ने अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है और उसी दिन इन्होंने अनाउंस किया है कि इनकी एक स्पेशल बटालियन जिसका नाम है कोबरा इसे ये लोग जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय करने वाले हैं राइट ताकि वो लोग टेररिज्म को काउंटर कर सके अब सीआरपीएफ की बात करते हैं सीआरपीएफ जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस इन्होंने ही ये अनाउंसमेंट किया है कि इनकी एक स्पेशल बटालियन है जिसका नाम है कोबरा इसे जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि ये लोग टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर सके। सीआरपीएफ के एट प्रेजेंट अगर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी और सीआरपीएफ को पहले क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता था और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1939 में। कौन से डेट को? 17th ऑफ अप्रैल को। जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीएफ ने अभी अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, तो 17 अप्रैल को इन्होंने अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है और 2025 में इनका 86th नंबर का राइजिंग डे सेलिब्रेट हुआ। क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव से इनका नाम सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस कब किया गया? वो किया गया 1949 में। 2025 का राइजिंग डे का सेलिब्रेशन कहाँ पर हुआ? नीमच, मध्य प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया गया। आपको ये जगह याद रखनी है और आपको ये भी याद रखना है कि कोबरा बटालियन सीआरपीएफ की एक स्पेशल बटालियन है। नेक्स्ट न्यूज़ जो कि अब वन लाइनर के फॉर्म में है। पहली बार बैसाखी को सेलिब्रेट किया गया है वॉशिंगटन स्टेट में। तो वॉशिंगटन में भी कहाँ पर? कैपिटॉल में सेलिब्रेट किया गया है। बैसाखी जो कि सिख कम्युनिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। इसे वहाँ पर पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो एक प्लेयर हैं जिनका नाम है सौरव कोठारी जी। इन्होंने रिसेंटली जीत लिया है आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन को। इन्होंने किसको हराया है? पंकज आडवाणी जी को। अभी तक अगर आप नाम सुनते होंगे बिलियर्ड्स में या स्नूकर में तो आप पंकज आडवाणी का नाम ज़रूर सुनते होंगे। पर अभी नया नाम एक आ चुका है तो इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो सौरभ कोठारी जिनका नाम जुड़ा हुआ है बिलियर्ड्स से, इन्होंने अभी पंकज आडवाणी को हरा करके ये टाइटल अपने नाम कर लिया, राइट? अगली जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है 5th वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप से। इसे किसने जीता है? इसे जीता गया है बाय ज़ू वेनज़ुन के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है ज़ू वेनज़ुन यहाँ पे आपको इमेज में दिख रही हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये चाइना से बिलॉन्ग करती हैं और ये वाली जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर कंडक्ट की गई थी? तो चाइना के शंघाई में इसे कंडक्ट किया गया था। इस बार इसका 5वां एडिशन कंडक्ट किया गया। किसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो फाइट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चेस के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। फाइड का अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये लोकेटेड है लॉसिनी में, व्हिच इज इन स्विट्जरलैंड। राइट?
एंड ये जो जू वेंजुन है, ये अगर फीमेल की कैटेगरी में आप देखोगे ना, तो ये वर्ल्ड चैंपियन भी है। ओके, तो नाम आपको याद रखना है इनका। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ बुक। एक किताब है जो कि किसकी है, एएस दुलत साहब की। इस किताब का नाम है एन अनलाइकली फ्रेंडशिप द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। तो केवल आप इस बुक का नाम याद रख लेना, ये किसकी किताब है वो याद रख लेना, दैट्स इट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करेंट अफेयर। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मिलते हैं कल की न्यूज में। तब तक के लिए बने रहें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, एंड वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, नोट्स आप खुद से बना सकते हो। दैट्स इट। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं कल की क्लास में।